भुवनेश्वर प्रसाद जी की कहानी भविष्य के गर्भ में। संध्या का समय था। भास्कर की ज्योति दिन भर चमक लेने पर धूमिल हो गई थी। वे प्रस्थान की तैयारी कर रहे थे। विहग वृंद इस विदाई के अवसर पर मंगल गान गा रहे थे। वायु फिर भी गंभीरता से चल रही थी। ऐसे अवसर पर सुखी आदमियों का सुख और दुखियों का दुख और भी बढ़ जाता है। एक उद्यान में लुइजा अपने पिता की समाधि के सामने एक शिलाखंड पर बैठी ध्यानावस्थित थी। एक के बाद दूसरे भाव उसके हृदय में सागर की तरंगों की भांति हिलोर ले रहे थे। सहसा किसी ने पुकारा, लुइजा। लुइजा की विचारधारा टूट गई। आगंतुक की ओर डबडबाए नेत्रों से देखा और एक क्षण बाद अपना सिर घुटनों के बीच छिपा लिया। चार्ल्स अब लुइजा के समीप आ चुका था। लुइजा के कंधे पर हाथ रखकर बोला, लुइजा, तुम्हारे पिता की मृत्यु को 15 दिन व्यतीत हो गए, फिर भी एक नादान बच्ची के समान रो रही हो। ईश्वर का धन्यवाद दो जिसने तुम्हारे पिता को अंत तक विजयी बनाया। आजीवन मातृभूमि स्पेन की सेवा की। अंत समय में भी जब भीषण क्रांति मची हुई थी, नीति अनीति, फासिज्म और प्रजातंत्रवाद में तुमुल संघर्ष चल रहा था, तुम्हें आपत्तिजनक स्थान से निरापद स्थान को पहुंचा दिया। अब तुम ही बताओ कि उनका कौन सा अरमान रह गया जो पूरा ना हो सका। ऐसे वीर पिता की वीर मृत्यु पर तुमको गर्व होना चाहिए। तुम्हें याद होगा उनकी मृत्यु के समय उनके मुख पर कितने संतोष और कितनी शांति की आभा थिरक रही थी। उठो, हाथ मुंह धो। देखो, विहगों के कल कूजन में प्रकृति का मूक आह्वान भी मुखरित हो उठा है। सिर झुकाए लुइजा न जाने यह सुन रही थी या कुछ और ही सोच रही थी। चार्ल्स के चुप हो जाने पर उसने अपना सिर उठाया और छल छलाई आंखों से चार्ल्स की ओर निहार कर दीनता से कहा, चार्ल्स। उसकी वाणी में कंपन था, स्वर में वेदना थी और उसके मुंह पर थी एक अस्पष्ट आकांक्षा की धूमिल छाप। चार्ल्स सिहर उठा। ओह, रमणी के आंसू में न जाने कितने तुंग शिखरों के ध्वंस के कीटाणु, कितनी प्रलयंकर उल्कापातों की ताली तथा कितनी भीषण अग्नि उत्पातों की एक चिंगारी निहित होती है। बेचारा चार्ल्स ही सिहर उठा तो कौन सी बड़ी बात थी। चार्ल्स को अब मालूम हो गया कि लुइजा को अपने पिता के मरने के अतिरिक्त भी कोई दुख है जिसको कि वह खुल के बता नहीं रही है। वाणी की अस्पष्टता उसके हृदय को और भी दुखित कर रही है। वह लुइजा से प्रेम करता था। वह उसको किसी भी दुख में नहीं देख सकता था। यदि लुइजा को भी वह सुखी नहीं कर सका तो उसका जीवन ही व्यर्थ है। आवेश में परंतु दृढ़तापूर्वक उसने कहा, लुइजा, मुझे बताओ, तुम्हें अन्य कौन सी बात खटकती है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि प्राण रहते मैं तुम्हारे कष्ट के निवारण की चेष्टा करूंगा। चार्ल्स की आंखें चमकने लगीं। ऐसी भीष्म प्रतिज्ञा जीवन में एक ही बार की जाती है। सारा जीवन तो उसके निभाने में ही लग जाता है। लुइजा ने चार्ल्स की प्रतिज्ञा सुनी। आशा और सुख, विस्मय और शांति, भय और विषाद की एक अद्भुत मिश्रित रेखा उसके मुखमंडल पर नाच गई। परंतु जिस बात को वह एक सप्ताह से बराबर कहने की सोच रही हो और न कह सकती हो, उसको एकदम कैसे कह दे। चार्ल्स उसको प्यार करता था, परंतु लुइजा चार्ल्स को नहीं चाहती थी। उसका हृदय फिलिप्स के लिए, जिसे स्पेन में ही राष्ट्रवादी सेना के साथ बलवाइयों के विरुद्ध लड़ने के लिए रोक लिया गया था, व्याकुल रहता। वह चार्ल्स से उसी का पता लगाना चाहती थी। लुइजा को अब भी चुपचाप देखकर चार्ल्स अधीर उठा। जोरदार शब्दों में उसने फिर कहा, बोलो लुइजा, वह कौन सी वस्तु है जिसकी कमी तुम्हें खटकती है। वह कौन सा दुख है जो तुम्हें इतने दिनों से सता रहा है। उसका नाम तो ले लो। देखो चार्ल्स क्या करता है। लुइजा अपने आप को रोक नहीं सकी। शरीर के तमाम बिखरे साहस को बटोरकर उसने कहा, चार्ल्स, मेरा स्पेन का साथी फिलिप्स मैड्रिड, जिसे स्पेन में ही रोक लिया गया है बलवाइयों के विरुद्ध युद्ध करने के लिए, तब से उसका कोई पता नहीं मिला। ईश्वर न करे उसको कुछ वह अधिक नहीं बोल सकी
और दोनों हाथों से सिर ढांपकर सिसक सिसक कर रोने लगी। चार्ल्स को अब लुइजा की स्थिति का पता चला। वह सन्न रह गया। हृदय के आवेश में वह सोच रहा था, यदि लुइजा आकाश के तारे मांगेगी तो वह आसमान में छेद करके उसको लाने की चेष्टा करेगा। यदि वह अपने पिता की समाधि पर बड़ी इमारत बनाना चाहेगी तो मैं बात की बात में गगनचुंबी अट्टालिका बनवा दूंगा। और यदि उसे किसी उच्च पदाधिकारी से शिकायत होगी तो क्षण भर में उसका शिरच्छेद कर दूंगा। परंतु सर्प ने अपनी ही मणि की भिक्षा की कल्पना भी नहीं की थी। जीव ने कभी सोचा भी नहीं था कि कोई उसी से उसके प्राणों की भीख चाहेगा। उसका चेहरा मलिन हो गया और माथा लटक गया। फिर भी उसने धीरे से कहा, अच्छा लुइजा, मैं तुम्हारे फिलिप्स का पता शीघ्र लगा लूंगा। व्याकुलता भरी निगाहों से लुइजा अब भी उसकी ओर देख रही थी। फ्रांस के करकेसोन नगर में प्रभात हो गया था। दिनकर की क्रूर किरणें तारक दल का संहार कर अवनीतल पर फट पड़ी थीं। अंबर का मुख क्रोध से तमतमा गया था, परंतु समस्त वायुमंडल पर उसका अरोक आधिपत्य जमता देख वह शांत हो चुका था। किसे ज्ञात था कि प्रतिशोध अग्नि जो उसके अभ्यंतर में सुलग रही थी कब धू धू कर जल उठेगी। चार्ल्स यात्रा की तैयारी कर रहा था। वस्त्र से सुसज्जित हो उसने अस्त्र संभाले और घर से बाहर हो गया। घोड़ा तैयार था। एक छलांग में वह बैठने ही वाला था कि लुइजा ने जल्दी से बाहर निकलकर कहा, कुछ क्षण और ठहरो चार्ल्स, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। घोड़े की रास संभालते हुए चार्ल्स ने कहा, नहीं लुइजा नहीं, तुम नहीं जानती हो स्पेन की आजकल क्या दशा है। कोई भी किसी का पुरसा हाल नहीं। घंटे घंटे पर मन मन के गोले आसमान से बरसा करते हैं। तुम नादानी मत करो। मैं शीघ्र फिलिप्स का पता लगाकर यदि संभव हो सका तो साथ लेकर लौट आऊंगा। तुम यहीं पर मेरी प्रतीक्षा करो। लुइजा चाहती थी कि उसे रोक ले, परंतु जब तक चार्ल्स अपना वाक्य पूरा करे तब तक उसका घोड़ा लुइजा ने देखा काफी दूर जा चुका था। वह चुप हो गई, परंतु उसने अपना कर्तव्य निश्चित कर लिया था। रिप्रेनीज पहाड़ी की श्रृंखलाएं लड़ियों की भांति आपस में गुथकर पूरब से पश्चिम की ओर चली गई थीं। प्रकृति ने स्पेन और फ्रांस के परस्पर राजनीतिक संघर्ष के शांति रूप इस दीवार को प्रदान किया था। इन देशों के संबंध को अपने विराट विराम से पृथक करने की चेष्टा की थी, परंतु मनुष्य ने अपने विज्ञान के बल से प्रकृति की छाती पर पत्थर रख अपना संबंध स्थापित ही रखा था। रिप्रेनीज की पश्चिम और पूरब मानव शक्ति की द्योतक रेल प्रकृति की पराजय पर अट्टहास करती अपने विजय के गर्भ से किलकारी मारती हुई निकल जाती, परंतु पार्वत्य प्रदेश के स्थायी निवासी दरिद्रता के कारण मानव क्रोध का क्रूर आलम्बन छोड़ प्रकृति की स्नेहमयी गोद के ही आश्रित थे। रिप्रेनीज के पार करने को उन्होंने एक सीधा परंतु बीहड़ रास्ता खोज निकाला था। पैदल या टट्टू घोड़े से भी वह सुगमता से पार किया जा सकता था। मानसिक उद्रेक में मनुष्य विलंब नहीं पसंद करता। अस्तु, चार्ल्स इसी मार्ग से होकर जा रहा था। नादान लुइजा ने भी उसका अनुसरण किया। रास्ता अनदेखा और बीहड़, फिर घोड़ा भी बढ़ा। लुइजा को पग पग पर कठिनाई हो रही थी। हर घड़ी आशंका थी कि अब गिरी कि तब गिरी, परंतु घोड़ा भागा जा रहा था। पापा के साथ उसने सवारी बहुत की थी, परंतु इतने बीहड़ पथ पर और इतनी भयानक परिस्थिति में कभी भी नहीं। उसके घुटनों में बल पड़ रहा था, अंग अंग में पीड़ा हो रही थी, परंतु वह रुकने का नाम नहीं ले रही थी। नाक की सीध में दौड़ी दौड़ी चली जा रही थी। दौड़ो लुइजा दौड़ो, प्रेम की परीक्षा बहुत कठिन होती है। सहसा उसे ध्यान आया, स्पेन की सरहद निकट है। सीमांत प्रदेश के रक्षक सिपाही तो होंगे ही। अगर किसी ने रोका तो वहां देखा जाएगा। पिस्तौल तो है। उसने सावधानी से पिस्तौल फिर खोस ली। घोड़ा उड़ा जा रहा था और भावों से भरा हुआ उसका हृदय भविष्य के अंधकार में गर्भ में विचर रहा था। चार्ल्स अब स्पेन में पहुंच गया होगा। उसका जीवन संकट में है। घंटे भर पहले उसने कहा था, मन मन के गोले आसमान से बरसते हैं। कहीं उनमें से एक भी आंख की गति के साथ हृदय की गति भी द्रुत हो गई। अनुभूति की लीक पर कल्पना की गाड़ी बढ़ निकली। चार्ल्स ने मेरे लिए ही अपना जीवन
संकट में डाल दिया है। ऐसा वीर, साहसी और दृढ़ प्रतिज्ञ पुरुष मेरे ही कारण व्यर्थ की आपत्ति में फंस गया है। मैं भी कितनी अभागिनी हूं। हे ईश्वर, लुइजा का हृदय किसी भावी आशंका से सिहर उठा। चार्ल्स। सहानुभूति ने प्रेम का रूप धारण कर लिया था। ढाल पर घोड़ा तेजी से उतर रहा था। दिशा, स्थान इत्यादि का इस समय उसको कुछ भी ज्ञान नहीं था। अचानक कोई चिल्लाया, ठहरो! चौंक कर लुइजा ने देखा, बहुत से स्पेनिश सिपाही सड़क के एक ओर खड़े थे। ठहरो आदेश उन्हीं में से एक का था। पिस्तौल संभालते हुए वह उतर पड़ी। वह सिपाहियों की ओर बढ़ चली। वह उनसे चार्ल्स का पता भी पूछना चाहती थी। सहसा उसने अपनी बाईं तरफ चार्ल्स का सुपरिचित घोड़ा बंधा हुआ देखा। पूरी दृष्टि उस ओर घूम गई। अश्व के निकट ही श्वेत वस्त्र से लिपटा एक शव पड़ा था। उसका हृदय धड़क उठा। जिस भावी आशंका से वह एक बार कांप उठी थी, उससे वह फिर सिहर उठी। तेजी से जल्दी जल्दी डग रखती हुई वह शव के पास पहुंची। उसने चादर को हटाया। उसको मानो लकवा मार गया हो। ठगी सी क्षण भर खड़ी रही। उसके मुंह से एक चीख निकल गई और वह संज्ञा रहित हो गई। शव चार्ल्स का था। जल के छींटे पड़ने से लुइजा की मूर्छा भंग हुई। वह अभी उठ ही रही थी कि किसी ने पुकारा, लुइजा। स्वर परिचित था। वह चौंक पड़ी। उसने घूमकर देखा, सैनिक वेश में फिलिप्स खड़ा था। कोमल प्रश्न सूचक शब्दों में उसने कहा, फिलिप्स? हाँ लुइजा, फिलिप्स ने उत्तर दिया। इसी क्षण लुइजा की दृष्टि फिर चार्ल्स के शव की ओर पड़ी। भावों के आधिक्य से निर्जीव होने पर भी चार्ल्स का मुंह यथेष्ट लाल था। उसके रक्तहीन चेहरे पर शांति और विजय के चिन्ह स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहे थे। उसके विशाल नेत्र खुलकर मानो अपनी भयंकर प्रतिज्ञा और उसकी भयंकर पूर्ति की गवाही दे रहे थे। लुइजा विचलित हो उठी। गंभीर स्वर में उसने पूछा, तुम चार्ल्स की हत्या के संबंध में कुछ जानते हो फिलिप्स? हाँ लुइजा, चकित होकर फिलिप्स ने उत्तर दिया। चार्ल्स कौन? बिना प्रवेश पत्र के यहाँ प्रवेश निषेध है। उसी के अभाव में शासन विधान से बाध्य हो मुझे यह दंड देना पड़ा। परंतु इससे तुमसे क्या संबंध? तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? तुम आ कहाँ से रही हो? अंतिम प्रश्न उसने मानो सुने ही नहीं। कांपते हुए परंतु विस्मयात्मक शब्दों में बोली, चार्ल्स के हत्यारे तुम फिलिप्स? फिलिप्स हैरान था। लुइजा भी किंकर्तव्य विमूढ़। फिलिप्स, उसके प्राणों का प्यारा फिलिप्स उसकी आंखों के सामने था और वह प्रणय के दो शब्द भी न कह सकी। कितनी विषम परिस्थिति थी। एक ओर मिलन, दूसरी ओर चिरवियोग। भावों के संघर्ष ने लुइजा को पागल बना दिया था। उन्मादिनी की भांति वह खड़ी हुई। उसने चार्ल्स के यश को जाकर चूमा। घोड़ा हिनहिनाया, परंतु दूसरे ही क्षण उसका माथा लटक गया, मानो वह अतीत की वार्ता के कथन में असफल होने के कारण निराश हो गया हो। घोड़े को छोड़ लुइजा एक और निरुद्देश्य पथ पर चल पड़ी। फिलिप्स पुकार रहा था, लुइजा, लुइजा, परंतु वह चली जा रही थी अनंत की ओर, क्षितिज के उस पार। वहां लुइजा की अंतरात्मा से पुकार उठ रही थी, चार्ल्स, चार्ल्स। भुवनेश्वर प्रसाद जी की कहानी भविष्य के गर्भ में। कथावाचक निर्मल मिश्र।